Hello dear students, in today's video we are going to start level 3 one and more correct type of question, and in this video we discuss question 1 to question 7. Let's start from question 1. Question 1 में हमें पूछा गया है select the correct statements. तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है द फिनोमिना ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाई एज्यूमिंग दैट लाइट बिहेव्स एज ए वेव. तो डिफ्रेक्शन जो होता है वो हमारे पास वेव प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए फिनोमिना होती है. तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा. फिर बोल रहे हैं डी ब्रोगली पोस्टुलेट्स द ड्वेल करेक्टर एग्जिस्टेड विद मैटर. तो डी ब्रोगली ने हमारे पास जो इक्वेशन दी थी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, उसके बेसिस पे उसने क्या किया था कि हर एक पार्टिकल या हर एक मैटर जो होता है वो पार्टिकल और वेव दोनों नेचर को शो करेगा. तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. फिर बोला गया इन हिज एटॉमिक मॉडल बोर कंसिडर्ड इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि बोर ने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह अज्यूम करके ही कुछ पोस्टुलेट दिए थे, जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई. तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. फिर डी ऑप्शन देखा गया है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स was proved when diffraction rings were observed photographically when a stream of protons was passed through a metal foil. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ पर प्रोटॉन्स का बोम्बार्डमेंट नहीं किया गया था. यहाँ पे किसका किया था, इलेक्ट्रॉन्स का. डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से अपन डिफ्रैक्शन को डिफाइन कर देते. तो इसमें अपन ने मेटल सीट किसके लिए थी, निकल मेटल लिया था और इलेक्ट्रॉन बीम का बोम्बार्डमेंट किया था. तो हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा और पहले तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे. तो ऑप्शन ए बी सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर. नेक्स्ट है सेकंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन हैव द वैल्यूज. तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई. तो वेयर एन हमारे पास क्या क्या हो सकता है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है. तो यदि अपन एन की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा कितना हो जाएगा, एच अपॉन टू पाई. एन इक्वल टू 2 रखते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच अपॉन पाई. इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं 0.5 एच अपॉन पाई. और यदि एन इक्वल टू 4 रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 एच अपॉन टू पाई. दैट मीन्स हमारे पास 2 एच अपॉन पाई, जिसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 0.5 एच अपॉन पाई. दोनों इक्वेशन बराबर ही है. तो यहाँ पर आप देखिए ये तीनों एक्सप्रेशंस जो दिए गए ये हमारे पास ऑप्शन ए बी सी में मैच कर रहे हैं. तो ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे. यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर एन की वैल्यू क्या दी हुई है, 2.5 दी हुई है, विच इज़ नॉट पॉसिबल कि एन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ओनली इंटीजर्स. ठीक है, तो डी आंसर हमारा नहीं होगा. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है ओनली 3 क्वांटम नंबर्स एन एल एंड एम आर नीडेड टू डिफाइन एन ऑर्बिटल. तो सही बात है कि हमारे पास कोई एक ऑर्बिटल है, लेट से 3p ऑर्बिटल का एक हमारे पास ये है, जैसे +1 -1 0, ये p ऑर्बिटल है. तो 3p ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई, l की वैल्यू हमारे पास p सब शेल के लिए कितनी हो जाएगी 1. और यहाँ पर पर्टिकुलर इस ऑर्बिटल को यदि अपने को डिफाइन करना है तो m की वैल्यू भी अपने को रिक्वायर्ड होगी. तो यहाँ पर किसी एक ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए केवल 3 क्वांटम नंबर्स का ही ज़रूरत होगा. तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. फिर सेकंड देख रहे हैं कि 4 क्वांटम नंबर्स आर नीडेड फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो सही बात है कि यहाँ तक हमारे पास यदि एक इलेक्ट्रॉन अपने भरा इस तरह से तो इसका एस लेट से +½ अपन ने रख दिया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब अपन भरेंगे तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर -½ होगा, पॉजिटिव स्पिन का होगा. तो यहाँ पर इन दोनों के लिए ही 4 क्वांटम नंबर्स अपने को मिनिमम रिक्वायर्ड होगी. किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के डिस्क्रिप्शन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर भी अपने को रिक्वायर्ड होगा. तो ये भी ट्रू हो जाएगा. फिर बोला गया 2 क्वांटम नंबर्स एन एंड एल आर नीडेड टू आइडेंटिफाई सबशेल एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल. तो सही बात है, यदि अपने पास 3s ऑर्बिटल है तो इसके सबशेल को डिफाइन करने के लिए n की वैल्यू 3 है और s की वैल्यू, s सबशेल है इसलिए l की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0 फॉर s. तो n और l दोनों ही रिक्वायर्ड होंगी. तो ये भी ट्रू हो जाएगा. फिर बोल रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज जीमान इफेक्ट. तो ये इनकरेक्ट है.
इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है उसे अपन कहते हैं स्टार्क इफेक्ट, और यदि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में होता है तो उसे जीमान इफेक्ट कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। इसमें बोला गया है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एन इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड हैज़ अ लो पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास देखिए ये न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जा रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा प्लस माइनस चार्ज की वजह से। तो पोटेंशियल एनर्जी अपन देखें तो ये होती है के Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस ये आर है। अब यहाँ पर अपन लेट से इस पर जो चार्ज है वो कितना होगा? प्लस जेड ई चार्ज होगा। जेड हमारे पास एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज प्लस ई हो माइनस ई हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन देखें तो प्लस जेड ई यहाँ पर माइनस ई अपॉन आर, तो ये एक्सप्रेशन होगा माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो जैसे जैसे आप रेडियस को क्या करेंगे? डिक्रीज़ करेंगे। तो रेडियस को डिक्रीज़ करेंगे तो ये ओवरऑल टर्म जो होगा ये इंक्रीज़ करेगा, और यदि नेगेटिव में हमारे पास वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो वो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। किस तरह से? कि जैसे यदि आपके पास नेगेटिव में -14 और -16, तो इन दोनों में से वैल्यू कौन सी छोटी है? हमारे पास -16, -14 इज़ ग्रेटर देन -16। तो जैसे जैसे अट्रैक्शन वाले फिनोमिना में रेडियस डिक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। फिर बोला गया अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एन इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रेडिएट एनर्जी इफ़ इट स्टेज इन वन ऑर्बिट। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि बोर्ड मॉडल ने क्या बोला था कि कोई इलेक्ट्रॉन जिस भी एनर्जी ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है उसमें ये पर्टिकुलर एक एनर्जी को रखेगा, और इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते वक्त ना तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ही एनर्जी इमिट करेगा। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर बोला गया बोर्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। तो ये हमारे पास ट्रू है। बोर्स मॉडल जो दिया गया है ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए दिया हुआ है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ये करेक्ट नहीं बैठता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। फिर डी स्टेटमेंट है बोर्स मॉडल वाज द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि हर एक शेल सब शेल की जो एनर्जी होगी वो एक फिक्स्ड एनर्जी होगी। ये जो सबसे पहले बताया था वो सिर्फ बोर्ड ने बताया था अपने एटॉमिक मॉडल में। तो डी स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू हो जाएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? ए, बी एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। इसमें हमें क्या बोला गया है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द शेप ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो सही बात है, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यूज़ के बेसिस पे आप 0, 1, 2, 3 से एस, पी, डी और एफ डिसाइड करते हैं, और जिससे शेप अपने को डिसाइड हो जाती है कि एस की स्पेरिकल है, पी की डबल शेप है, डी की डबल शेप है, एफ की फिर हमारे पास रेस्पेक्टिवली अपन शेप्स डिसाइड कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर देखते हैं ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से अपन ओरिएंटेशन इन स्पेस एटॉमिक ऑर्बिटल का डिसाइड करते हैं। फिर बोल रहा है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओनली। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तब हमारे पास जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है, एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे कि अपन हाइड्रोजन में करते हैं। बट मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की जब यदि अपन बात करेंगे तो अपन n+l रूल लगाएंगे। जैसे जैसे n+l की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो हमारे पास एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स एनर्जी जो होगी वो डिपेंड करेगी किस पे? n और l दोनों पे, n एंड l की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी सिंपल n की वैल्यू का ही बखान किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है? द नंबर ऑफ डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वन टाइप डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये सही बात है, क्योंकि अपने पास लेट से डी सबशेल की अपन बात करें
उसमें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कितने 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अब डी के लिए हमारे पास एल की वैल्यू क्या होती है 2, तो एल की वैल्यू के रेस्पेक्ट में ही अपन एम एल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिसाइड करते हैं। -L 0 2 +L, दैट मीन्स -2 -1 0 +1 +2, दैट मीन्स एल की वैल्यू से ही अपन एम की वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं और वही वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो जाएंगी, यहाँ पर नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो फिफ्थ का आंसर हमारे कौन कौन से हो जाएंगे करेक्ट स्टेटमेंट, ए, बी और डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, फॉर रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो हमारे पास रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व को यदि अपन 2s ऑर्बिटल के लिए ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर रेडियल प्रोबेबिलिटी वर्सेस यहाँ पर रेडियल डिस्टेंस, तो ये जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मैक्सिमा आएंगे और एक रेडियल नोड आएगा। रेडियल नोड जो आप निकालते हैं किससे, n - l - 1, तो n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर 1 रेडियल नोड आ जाएगा और 2 मैक्सिमा आ जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ स्पेरिकल और रेडियल नोड इज इक्वल टू n - l - 1, तो ये भी ट्रू है। एंगुलर नोड हमारे पास l के बराबर होता है, तो ये भी ट्रू है। 3DZ² में l की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 2, तो इसमें एंगुलर नोड कितने होंगे 2 होंगे, तो डी स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ए बी सी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन्थ में हमें क्या बोला गया है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। लोअर वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर L indicates that there is a higher probability of finding the 3s electron close to the nucleus than those of 3p and 3d electrons। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर लेके जाते हैं वैसे वैसे क्या होगी, एनर्जी बढ़ती जाती है, एनर्जी इंक्रीजेस। तो यहाँ पर अपन थर्ड सेल में 3s 3p और 3d, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, n की वैल्यू तो सेम है बट l की वैल्यू जो हो रही है वो इंक्रीज़ कर रही है। तो n + l की कंबाइंड वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, तो एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमारे पास 3s की एनर्जी सबसे कम है, इसलिए ये न्यूक्लियस के नियरर है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अपने को बोला गया एनर्जी ऑफ 3s ऑर्बिटल इज लेस देन 3p एंड 3d, ये भी सही है, इसकी वजह से ये क्लोजर है। एट द नोड द वैल्यू ऑफ रेडियल फंक्शन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो सही बात है। एट द नोड पे हमारे पास क्या होता है, रेडियल फंक्शन जो होता है वो 0 हो जाता है। रेडियल फंक्शन 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ग्राफ में भी यदि आप रेडियल फंक्शन वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आएगा। यहाँ पर ये हमारा रेडियल नोड होगा, इस नोड में हमारे पास क्या हो रहा है, ऊपर पॉजिटिव से नेगेटिव यानी साइन चेंजेस होंगे। इसका रिवर्स भी हो जाएगा कि हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव में वाइस वर्सा स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट होगा। जो चेंज हो रहा है कि प्लस से माइनस चेंज वो नोड पे ही होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। फिर बोला गया है द रेडियल फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द क्वांटम नंबर्स n एंड l, तो ये सही बात है कि हमारे पास रेडियल फंक्शन जो है वो n और l पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अपन रेडियल नोड भी यदि निकालेंगे तो रेडियल नोड अपने पास जब निकलता है वो क्या होता है n - l - 1 से, तो अपने को इससे पता लग पाएगा कि n की और l की वैल्यू से ही डिसाइड कर पाएंगे कि रेडियल फंक्शन किस पॉइंट पे जाके हमारे पास 0 हो रहा है। यानी पूरा जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है वो दोनों ही n और l से अफेक्टेड है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, A B C D, चारों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे।